अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। वेलकम बैक टू दिस चैनल अगेन। तो आज के वीडियो जो है वो एक बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, बहुत सारे उन स्टूडेंट्स के लिए या उन मेंटर्स के लिए जो ऑलरेडी नर्सिंग लेक्चरर के तौर पे काम कर रहे हैं या एजुकेटर्स के तौर पे काम कर रहे हैं, सीनियर लेक्चरर हैं, असिस्टेंट हैं। They will get a lot of different kind of insights into the nursing mentorship and leadership. आप किस तरह पीएचडी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह ग्रांट ले सकते हैं, एंड विल thoroughly explore the nursing journey of a student she started actually from Chitral, a very underprivileged kind of city in Pakistan, जिसने वहाँ से नर्सिंग जर्नी स्टार्ट की एंड नाउ टुडे शी इज़ अ स्टूडेंट ऑफ पीएचडी in Western University, Ontario, and she's also working as a teaching assistant and research assistant in that campus. Hope you enjoy the video. Let's start. अस्सलामुअलैकुम, आज मेरे साथ हैं बीबी हाजरा। ये मेरी टीचर भी रह चुकी हैं शिफा कॉलेज ऑफ नर्सिंग में, and I'm so proud, I'm so glad that she's a scholar, PhD scholar today in Western University, Ontario. तो सबसे पहले मैम हाजरा, बहुत ज़्यादा मुबारक हो आपको। बहुत ज़्यादा फ़ख्र है, बहुत ज़्यादा खुशी है दैट यू आर मेकिंग सो प्राउड ऑल ऑफ अस। आज हम आपसे जानेंगे कि आपने यहाँ तक पहुँची हैं, कैसे चैलेंजेस आपने फेस किए और हाउ डू यू मोटिवेट अदर्स। तो सबसे पहले आप एक छोटा-सा ब्रीफ इंट्रो दे दें फॉर द स्टूडेंट्स हू डज़न्ट नो यू, एंड देन वी विल गो फॉरवर्ड। मुबशिर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अप्रोच किया, और बीइंग एज ए एजुकेटर और एज अ फैकल्टी मुझे ज़्यादा फ़ख्र है आपको देखते हुए कि आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं और आप हमें फ़ख्र महसूस करवा रहे हैं। और आई विश यू ऑल द बेस्ट इन फ्यूचर एंडेवर कि आप आगे और मज़ीद कामयाब होते रहें। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मेरा नाम बेबी हाजरा है और शिफा कॉलेज ऑफ नर्सिंग में एज अ डिकेड पूरा मैंने अपनी सर्विसेज दी, फ्रॉम जूनियर लेक्चरार टिल असिस्टेंट एज अ सीनियर लेक्चरार। देन मैं मूव हुई इकरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। देन सून आफ्टर आई प्रमोटेड एज एसोसिएट प्रोफेसर। और उसके बाद चूँकि स्ट्रगल हमारी चली रही थी, चूँकि अपग्रेड करना था अपनी प्रोफेशन को, अपनी एजुकेशन को अपग्रेड करना था, तो साथ-साथ एमएसएन के बाद ख़्याल आया कि पीएचडी करना चाहिए। और आई वाज़ ट्राइंग सिंस 2 टू 3 इयर्स कि अब्रॉड में मेरा एडमिशन होना चाहिए। और लकीली दिस ईयर आई गॉट एनरोल्ड इन पीएचडी प्रोग्राम एट वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ओंटारियो, कनाडा। और जी। वंडरफुल, वंडरफुल। मैम, बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डू यू कम इन नर्सिंग एंड योर जर्नी ऑफ नर्सिंग? व्हाट एक्चुअली इंस्पायर्ड यू टू परस्यू दिस करियर? बहुत सारे नर्सेज होते हैं जो अपने मतलब जो क्लिनिकल्स में ही छोड़ देते हैं, और ज़्यादातर ये होते हैं किसी आसान काम की तरफ निकल जाते हैं। ये पीएचडी करना, वो भी नर्सिंग के अंदर, शायद ही बहुत कम मतलब स्कॉलर्स हैं हमारी कंट्री में जो पीएचडी तक पहुँचते हैं एंड देन दे कंट्रीब्यूट इन नर्सिंग। सो हाउ वाज़ योर चैलेंज एंड हाउ वाज़ योर जर्नी? व्हाई डिड यू चूज़ नर्सिंग? मुबशिर, मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड शेयर करूँगी, अपनी फैमिली बैकग्राउंड शेयर करूँगी कि मेरे डेफिनिटली। फादर जो है मेरे इंस्पिरेशन हैं और मेरे रोल मॉडल हैं। और मेरी मदर इवन उनका बहुत अर्ली एज में अपने विलेज से सिटी की तरफ मूव होना हुआ। हुँ, और वो टाइम चूँकि मैं उस टाइम पे इतनी थी कि आई वाज़ क्वाइट सेंसिबल, कि मुझे समझ में आता था कि मेरे फादर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरी मदर बहुत स्ट्रगल कर रही हैं, एक गाँव से एक ऐसी जगह से जहाँ पे आपका अपना सब कुछ होता है और आप सब कुछ छोड़-छाड़ के मूव करते हो, माइग्रेट करते हो टुवर्ड्स सिटी। तो वहाँ जो चैलेंजेस मैंने देखे कि मेरे फादर अर्ली मॉर्निंग उठ रहे हैं, लेट नाइट आ रहे हैं, और घर पे आते हैं तो ही ओनली वर्बलाइज़ के पढ़ाई कैसी रही आप लोगों की? आज कैसे पढ़ा आप लोगों ने? हुँ, आज क्या सीखा आप लोगों ने? तो दीज़ वर द थिंग्स जो कि एवरी डे मुझे पता होता था कि मेरे फादर आएँगे एंड ही इज़ गोइंग टू आस्क मी कि आज स्कूल में कुछ सीखा? हुँ, और मुझे ऐसा होता था कि मैं कुछ भी काम करूँ या ना करूँ, लेकिन आई नीड टू टेक आउट द पॉइंट कि मैं वो अपने फादर से डिस्कस करूँ कि मैंने आज ये किया है और आज मेरे परफॉर्मेंस रहा है। और
वो जो क्यूरियोसिटी होती थी डेली बेसिस पे, वो एक एक मुझे करेज दिया टू ड्रीम बिगर। और मुझे ऐसा हुआ कि हमें एक बिगर ड्रीम रखने की ज़रूरत है और बिगर सोचने की ज़रूरत है, बियॉन्ड द बॉक्स सोचने की ज़रूरत है कि हम क्या Mhm. कर सकते हैं। कि जिससे Definitely. फादर मेरे एजुकेटेड नहीं थे और उन्होंने अपना एक मुकाम किया, एक बिज़नेस अपना उन्होंने बिल्डअप किया, अपना घर लिया, हमें एक आसाइशें दी। तो वो चीज़ें थी जो कि मुझे टुवर्ड्स एजुकेशन, एक विज़नरी एजुकेशन को देखने का मौका मिला। और वो मेरे एक रोल मॉडल जो है वो एक ऐसे मेरे स्ट्रॉन्ग बैकबोन की तरफ मेरे बन गए कि मुझे एजुकेशन की तरफ एक एक लगाव होना शुरू हुआ। वंस आई हैव डन विद ऑल, डेफिनेटली एक एक हर एक जैसा से हमारा होता है, ख्वाहिश होती है कि डॉक्टर बन जाएं हम। Mhm. तो मैं भी उस कैटेगरी में थी और आई ट्राइड अलॉट एवरीवेयर के एमबीबीएस में एडमिशन हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो मुझे खुद ही सोच ये आया कि चलें एमबीबीएस नहीं तो नर्सिंग ही सही, नर्सिंग भी मेडिकल का हिस्सा है। तो शायद कोई ना कहीं जाके एक मुकाम ऐसा आएगा कि मेरा जो एक लैडर है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा एजुकेशन वाइज एमबीबीएस के साथ। एट एनी हाउ आई गॉट इनरोल्ड इन नर्सिंग। और मुझे पता नहीं था कि नर्सिंग में मैं इनरोल तो हो गई हूँ, लेकिन वो इंस्टीट्यूशन जो है स्टाइपेंड पे करता है। Right. स्टाइपेंड था और आई गॉट इनरोल्ड ऑन मेरिट बेसिस। तो Mhm. अगेन दैट वाज अट्रैक्शन फॉर मी कि अब स्टाइपेंड भी आएगा, Right. पढ़ाई भी होती रहेगी। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। Mhm. लेकिन जब क्लिनिकल शुरू हुए और वंस आई गोन फॉर हाइजीनिक केयर, आई हैंड्स अप माय हैंड कि ये मुझसे नहीं हो सकता। लेकिन the way I was dealing with day to day nursing communication, that was hurting me a lot, daily basis के यार मैं कहाँ आ गई हूँ। Mhm. लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि why not me, if I am seeing on daily basis having communication issues, क्यों ना मैं इनिशिएट करूं इस कम्युनिकेशन इशू के बैरियर को सॉल्व करने की। क्यों ना मैं अपना बिहेवियर, अपना कम्युनिकेशन अच्छा करूं टुवर्ड्स पेशेंट, टुवर्ड्स अटेंडेंट, टुवर्ड्स नर्सिंग स्टाफ, शायद बेहतर हो जाए। एक दिन मुझे असाइन किया गया, एक नर्सिंग स्टाफ ने एक पेशेंट के साथ जो कि क्रिटिकली इल थी, एंड Mhm. स्टेज ऑफ लाइफ के साथ थी और Right. ऑटो इम्यून डिजीज के साथ वो सफर करी थी, एसएलई के साथ। और जब मुझे असाइन किया गया और मैंने देखा कि वो पेशेंट बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, हाइजीनिक उसकी कंडीशन पुअर है, इवन मेंटल इलनेस के साथ भी वो अपीयर हो रही थी, हेलुसिनेशंस भी थे, साइकोसिस भी थे, चीज़ें जो है वो मिसट्रस्ट का इशू भी था। लेकिन मैंने वो टैकल किया, रेपो बिल्ड किया पेशेंट के साथ, पेशेंट को हाइजीन केयर दी। और वंस फैमिली को मैंने परमिशन के साथ फैमिली को मूव करवाया कि आप बाहर जाएं, मुझे पेशेंट से बात करनी है। एंड यू कांट इमेजिन मुबशिर कि वो पेशेंट इतना को ही ट्रस्ट बिल्ड उसने किया, रेपो बिल्डिंग की, सारी बातें उन्होंने हमसे शेयर करना शुरू कर दी। वो थोड़ी सी अपसेट भी हुई, थोड़ी बहुत उन्होंने चीज़ें मुझसे शेयर भी की कि हाउ शी फील अबाउट हर लाइफ, हाउ शी फील हर अबाउट हर फैमिली। खैर वो करने के बाद, सारी चीज़ें हो जाने के बाद, शी कोऑपरेटेड विथ मी। मैंने उसको हाइजीनिक केयर दी, उसकी काउंसलिंग की, थोड़ा सा एजुकेशन दिया उसकी डिजीज प्रोसेस के हवाले से। Right. आफ्टर एन आवर उनकी जब फैमिली विजिट करती है और दे वर सो अमेज्ड टू सी हिज देयर पेशेंट, उनकी जो मदर थी, उनको उस कंडीशन में देखकर जो कि वो शायद महीनों से उनको हाइजीनिक केयर नहीं दी गई। That was a turning point to me towards nursing profession and upgrading of my higher education in nursing. That time I feel the peace in myself कि यार ये peace शायद मुझे कहीं नहीं मिलेगा। जो केयर मैंने दी, जो एजुकेशन Mhm. मैंने दी, आई फील के this is the point I need to take my nursing profession as my career, not for Right. money but for Mhm. everything. Yes, बिल्कुल यही हुआ कि मैंने फिर नर्सिंग को बहुत सीरियस लिया। और लेने के बाद फिर चीज़ें हमारी होती थी, हमारे क्लिनिकल्स होते थे, हमारी कुछ क्लासेस होती थी। चूँकि सेमी गवर्नमेंट सेटअप था तो कुछ 4-5 घंटे के लिए हमारी पढ़ाई होती थी और 2 घंटे के लिए हम क्लिनिकल्स पे जाया करते थे। तो मैं अ, बहुत खुशी से। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा-सा आप वैसे चित्राल से हैं? जी, बिल्कुल चित्राल से हूँ मैं। चित्राल से एंड देन वेयर डिड यू स्टडी आपने कहाँ नर्सिंग की?
हाँ, ये थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मैं चित्राल में थी, लेकिन बहुत अर्ली एज में मैंने जैसा ज़िक्र किया कि मेरे पेरेंट्स मूव हुए सिटी की तरफ कराची में। तो मैंने ओके। डिप्लोमा मैंने किया लियाकत नेशनल हॉस्पिटल कराची से। मैंने डिप्लोमा मिडवाइफरी डिप्लोमा फॉर जनरल नर्सिंग किया। और उसके बाद चूँकि उस वक़्त लेटर क्लियर नहीं था, 2006 से 2009 की मैं बात कर रही हूँ ये कि लम्स कहलाता है ना, हैदराबाद में है लियाकत नहीं, हैदराबाद में यूनिवर्सिटी, नहीं, नहीं, दिस इज़ द वन कराची जो में कि ही। कराची में है, जो कराची राइट, में है, जी बिल्कुल। राइट। तो मैंने वो किया, करने के बाद फिर चूँकि उस वक़्त लेटर क्लियर नहीं था, उस वक़्त सिर्फ़ ये था कि डिप्लोमा करना है। राइट। डिप्लोमा हमने कर लिया, उसके बाद ख़्याल आया कि नहीं, डिप्लोमा मिडवाइफरी करना ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, हमें एक नाम आता था ज़हन में, हमें बताया जाता था कि काउंसिल है जो कि इस्लामाबाद में बेस्ड करता है और उन्होंने कहा है कि मिडवाइफरी करना ज़रूरी है। लेकिन राइट। ख़ैर हमने वो भी चैनल तय किया। मिडवाइफरी करने के बाद ये ख़्याल आया कि अब हमें जॉब कर लेनी चाहिए। जॉब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एज़ अ स्टाफ नर्स, एज़ अ चार्ज नर्स और फिर एज़ अ एग्जीक्यूटिव नर्स भी मैंने रोल्स अंजाम दिए, वहीं पे लियाकत नेशनल हॉस्पिटल कराची में। और उसके बाद चूँकि फैमिली लाइफ़, मैरिज मेरी हो गई, शादी हो गई, तो फिर मैं मूव हुई इस्लामाबाद में। और इस्लामाबाद में मूव होने के बाद मैंने आगा खान को जॉइन किया एज़ अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। और राइट। वहाँ पे कुछ सर्विसेज देने के बाद मुझे ख्याल आया कि मैंने क्लिनिकल साइड पे भी काम किया और हॉस्पिटल बेस में मैंने काम किया, जिसमें मैंने देखा कि क्या रोल है एक नर्स का। अब चूँकि मैं मूव हो गई कम्युनिटी में, और कम्युनिटी में एज़ अ पब्लिक हेल्थ नर्स, जो कि मैंने बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली, जहाँ पे मैंने पब्लिक में हेल्थ एजुकेशंस के दिए, हेल्थ एजुकेशन अवेयरनेस का मैंने फ़ोकस किया, इम्यूनाइज़ेशन को मैंने फ़ोकस किया, मैटरनल हेल्थ को एमसीएच मैटरनल चाइल्ड हेल्थ को मैंने फ़ोकस किया। उसके बाद राइट। रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब चूँकि मिडवाइफरी हो गया है और डिप्लोमा जनरल नर्सिंग हो गया है, लेकिन स्टिल वी वर नॉट इक्विवेलेंट टू डिग्री प्रोग्राम। तो हमें ये बार-बार मुझे रिफ्लेक्ट होता था कि स्टिल आई एम नॉट ग्रेजुएट। मुझे ऐसा लगता था कि स्टिल मैं अभी तक इंटरमीडिएट ही हूँ। डिप्लोमा इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू एनी डिग्री। उसके राइट। बाद रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, अभी कुछ आगे करना चाहिए। फिर मैंने शिफ़ा में पोस्ट आने के लिए अप्लाई किया और आगा खान में भी मैंने अप्लाई किया और लकीली आगा खान में भी मेरा हुआ, शिफ़ा में भी हुआ। लेकिन चूँकि फैमिली मेरी मूव थी इस्लामाबाद में, तो मैंने शिफ़ा इंटरनेशनल शिफ़ा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी को मैं चूज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी एज़ अ मेरिट स्कॉलरशिप बेस्ड मेरा एडमिशन हुआ और मैंने अपना पोस्ट आनंद कंप्लीट किया। लेकिन पोस्ट आनंद करने के बाद still we were not equivalent to BSN, क्योंकि You have आपने to देखा do होगा 1 year experience. नो 2 ईयर 2 years, all right. 2 ईयर एक्सपीरियंस, जो कि हमने आरएम के बाद हमने 2 साल का तजर्बा लिया, फिर हमने पीआरएन किया, पीआरएन के बाद 2 साल का तजर्बा लिया। तजर्बा Right. लेने के बाद जब हम इक्विवेलेंसी के लिए एचएससी पहुंचे, तो एचएससी ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि हमारा पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामियात का कोर्स जो है नहीं हुआ था पोस्ट आने के अंदर। बहरहाल हम उसकी तरफ गए और उसके लिए भी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी एज अ स्टूडेंट इटसेल्फ। और फिर हमने इंस्टीट्यूशन को भी बार-बार हमने एप्लीकेशंस देने की ज़रूरत पड़ी कि हमें अप्रूव नहीं किया जा रहा है, हमें रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जा रहा है इन हायर एजुकेशन कमीशन, तो प्लीज़ आप इसको अपडेट करें। बहरहाल वो हुआ, हो जाने के बाद एट लास्ट वी वर इक्विवेलेंट टू बीएसएन प्रोग्राम। Wonderful. उसके बाद जब हमने 2 साल का तजर्बा लिया और तजर्बे के बाद पोस्ट आने के बाद ही अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट डिफरेंट ऑफर्स फॉर इन एजुकेशन सेटअप। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्लिनिकल से ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं अगर एजुकेशन में जाऊँ और एजुकेशन में अगर हम अपने स्टूडेंट्स को एजुकेट करें इनफ, तो वो हमारा क्लिनिकल साइड बेहतर हो सकता है। जो चीज़ मैंने अपनी क्लिनिकल साइड में फेस की एज अ स्टूडेंट, मुझे लगा कि वो मेंटरशिप की कमी थी। मुझे लगा वो एजुकेटर की तरफ से थोड़ी बहुत कमी पेशी मुझे नज़र आई कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो भी वैसे ही आ रहे हैं जो कि क्लिनिकल साइड पे जो स्टाफ नर्सेस हैं। तो Right. मुझे थोड़ा-सा ऐसा क्लिक हुआ कि मुझे एजुकेशन पे जाना चाहिए और द वे आई वांट माय सेल्फ टू बी अ नर्स, मैं वही अपनी रिफ्लेक्शन अपने बच्चों को दूँ। तो वो बच्चे जब निकले तो वैसे ही नर्स निकले जिनका एक इमेज हो, जिनका एक ब्राइट फ्यूचर हो। तो ख़ैर मैंने अपना क्लिनिकल स्विच अपना जो एजुकेशन है वो करियर जो है वो स्विच किया टुवर्ड्स क्लिनिकल। क्लिनिकल से एजुकेशन को मैंने स्विच किया और स्विच के करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अगेन फ्रॉम द जूनियर लेक्चरर टिल एसोसिएट प्रोफेसर मैंने अपनी सर्विसेज अंजाम दी। और थ्रू आउट दैट सर्विसेज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
मैंने कोशिश की अपने स्टूडेंट्स को कि वो जो भी काम करें उसको पब्लिश करें, जो भी काम करें वो एविडेंस बेस्ड करें। और आज मैं प्राउड महसूस करती हूँ कि जो भी मैंने अब तक किया है, कोशिश की है, थोड़ी कोशिश की है कि मैं अपने एजुकेशन के ज़रिए स्टूडेंट्स के अंदर वो अवेयरनेस लेके आऊँ नॉलेज का, कि वो अपने नॉलेज के लिए क्यूरियोसिटी उनके अंदर बिल्ड हो सके। डेफिनेटली। आपकी या पिछले दिनों कुछ एक रिसर्च पब्लिकेशन हुई है जब आप पाकिस्तान में ही थी और उसको बहुत सराहा जा रहा है बहुत सारे टीचर्स की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से। वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट दैट रिसर्च अ बिट? रिसर्च मैंने जो मेनली जो मेरा रिसर्च था जिस पे आजकल बात हो रही थी वो इनसिविलिटी के हवाले से हो रही थी। हुँ, हुँ, और आपने देखा होगा कि जो मैं इंटरव्यू के आगाज़ में भी बताया कि कम्युनिकेशन इश्यू जो मैंने क्लिनिकल साइड पे महसूस किया, वही चीज़ मुझे एजुकेशन भी महसूस हो रही थी। हुँ, मैंने नर्सिंग एजुकेशन के ऊपर मैंने ये काम किया कि इनसिविलिटी नर्सिंग एजुकेशन क्यों है? वो मेरा थीसिस का टॉपिक था एमएसएन के अंदर, जिसमें मैंने स्टूडेंट्स को भी अप्रोच किया, मैंने फैकल्टी को भी अप्रोच किया कि क्या फैक्टर्स हैं, जिसकी हुँ, वजह से नर्सिंग एजुकेशन में इनसिविलिटी हो रही है। लेकिन खैर वो दोनों तरफ से बातें आई कि अगर के फैकल्टी वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, फैकल्टी पंक्चुअल इटसेल्फ नहीं है, फैकल्टी इटसेल्फ वेल बिहेव्ड नहीं है, तो वो रिफ्लेक्ट करता है स्टूडेंट्स के अंदर। और द सेम राइट, गोज फॉर द स्टूडेंट्स कि स्टूडेंट्स अगर रिस्पेक्टिंग नहीं है, स्टूडेंट्स अगर वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, स्टूडेंट्स अगर पंक्चुअल नहीं है, तो अगेन द सेम इनसिविलिटी रिफ्लेक्ट ऑन स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव पे। राइट, दूसरा जो रिसर्च मैंने किया वो मैंने अभी रिसेंट जो हुआ जो कि नर्स एजुकेशन टुडे में मेरा पब्लिश हुआ, बेसिकली दैट वाज अबाउट द पार्ट ऑफ सुपरवाइजन ऑफ द एमएसएन थीसिस सुपरविजन के हवाले से था कि किस तरीके से हमारे सुपरवाइजर्स हमारे स्टूडेंट्स को सुपरवाइजीज को सुपरवाइज करते हैं और उनको एक एक बेहतर आउटकम की तरफ लेके आते हैं, तो उसके राइट, बैरियर्स क्या हैं। तो उसके हवाले से भी बात हुई थी, जो कि बहुत ही फ्रूटफुल आई होप रहेगा इन फ्यूचर में जितने भी हमारे सुपरवाइजर्स आएंगे उनके लिए बेहतर होगा कि किस तरीके से अपनी सुपरवाइजी को एज ए स्टूडेंट्स लेके उसको गाइड करें, एज ए मेंटोर लेके उनको गाइड करें, ना कि उनसे एक्सपेक्ट करें कि यू आर ए स्टूडेंट एंड यू हैव टू डू एवरीथिंग फॉर योर थीसिस अप्रूवल एंड ऑल। सो हुँ, दिस इज ऑल के मैं चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट हमने एज ए स्टूडेंट सफर किया, एज ए स्टूडेंट हम एक्सपेक्ट करते थे कि हमारा स्टूडेंट हमारा फैकल्टी कैसा होना चाहिए, वो सारी बातें हमने कोशिश की हैं कि स्टूडेंट से एक्सप्लोर करवाएं एज ए क्वालिटेटिव रिसर्च, और वो एक्सप्लोर भी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह वो पब्लिश भी हुआ। तो आई होप कि दैट कैन बी वन ऑफ द सोर्स जो कि बेनिफिशियल रहेगा काफ़ी एजुकेटर्स के लिए। राइट। जो सुपरवाइज़र्स हैं वो इससे एजुकेट हो सकते हैं कि वो किस तरह अपने सुपरवाइज़ीज़ को मेंटर करें ड्यूरिंग देयर डेफिनेटली, करियर। दैट्स बिल्कुल। ग्रेट। और द सेम गोज फॉर स्टूडेंट एज वेल कि स्टूडेंट को भी हुँ, रिस्पॉन्सिबल होना है, हुँ, अकाउंटेबल होना है फॉर देयर ओन वर्क। राइट। अच्छा, आपके बात करते हैं कि जैसे आपने कहा कि बहुत सारे आपने चैलेंजेस फेस किए ड्यूरिंग योर जर्नी टिल अम, टिल पीएचडी नाउ। पहले हम ये बात करते हैं कि व्हाई डिड यू थिंक कि हाँ, आपको पीएचडी करनी चाहिए? इसमें पाकिस्तान में जो आजकल चल रहा है वो ये है कि बहुत सारे लोग पीएचडी सिर्फ़ इसलिए करते हैं ताकि वो फेसबुक पे ऊपर एक पिक्चर लगा सकें। ये एक ये एक फैक्ट है मैम। आपने ऐसा नहीं किया, वो तो सब जानते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इसलिए करते हैं कि वो फेसबुक पे लगा सकें, लोगों को दिखा सकें दैट वी हैव डन समथिंग। आफ्टर दैट उनका कोई इनपुट नहीं होता नर्सिंग के अंदर। मैं बहुत सारे पीएचडी स्कॉलर्स को जानता हूँ जो पीएचडी कर चुके हैं इन पब्लिक हेल्थ और इन मेडिसिन और इन नर्सिंग, लेकिन वो कर कुछ नहीं रहे, ठीक है? वो इसकी कंट्रीब्यूशन में इसके अंदर कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे नर्सिंग प्रोफ़ेशन के अंदर। हमारा नर्सिंग सिस्टम आज भी वैसे का वैसा ही है, कोई प्रोफ़ेशनलिज़्म नहीं है। मतलब कहने को ये है कि अभी जैसे बीएसएन आ रहे हैं या डिप्लोमा वाले बेटर हो रहे हैं, तो प्रोफ़ेशनलिज़्म आएगी। बट इफ वी से कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और नर्सिंग काउंसिल के अंदर क्या हो रहा है, हर रोज़ एक नया चांसलर आ जाता है, एक नया डेप्यूटी चेंज हो रहा है। आप अ, ने पीएचडी का क्यों सोचा? व्हाई डिड यू चूज़ पीएचडी एंड व्हाई नॉट इन पाकिस्तान, व्हाई इन कनाडा? मुबशिर, पहले तो मैं बात करूँगी कि एजुकेशन इज़ पावर। राइट?
और आई कैन स्ट्रांगली से दिस के मैंने इसको विटनेस किया है कि एजुकेशन इज योर पावर। Mhm. और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, देखें पाकिस्तान के फैक्टर्स बहुत सारे कुछ और हैं, बहुत सारे Mhm. फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि हम चाहते भी हैं तो हमें लगता है कि वो हमारे इख्तियार में नहीं है, बिकॉज Right. वी आर नॉट हैविंग पावर। अब हमारे Mhm. पास वो पावर ही नहीं है जिसके जरिए हम बात कर सकें। ऑल दो वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ नर्सिंग लीडरशिप जो कि अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान के अंदर जो डे टू डे डिफरेंट रूल्स आ रहे हैं, डिफरेंट प्रेसिडेंसी आ रही है, डिफरेंट मेंबरशिप चेंज हो रही है जो कि अदर देन नर्सिंग आ रही है, जिसकी वजह से इश्यूज हैं। लेकिन मेरा यकीन है कि एजुकेशन आपका पावर है, और अगर आप Definitely. अपने आप को अपलिफ्ट करते हैं एजुकेशनली तो Sure. आपके अंदर अथॉरिटी आती है लीडरशिप की, आपके अंदर पावर आता है जिसमें आप डिसीजन मेक कर सकते हो, आपके अंदर पॉलिसी मेकिंग की सलाहियत आ जाती है। जब आप पॉलिसी मेकिंग बनते हो, पॉलिसी को बनाते कैसे हैं, पॉलिसी को तोड़ते कैसे हैं, आप उन बायलॉज से वाकिफ अगर होते हैं तो आप एक सेंसिबल एक्ट कर सकते हैं। और ये मेरा यकीन है और ये मेरा मेरा मानना है कि अगर हम इस लेवल तक पहुंचे कि हमें पॉलिसी मेकिंग की चीजें आ जाएं, और पॉलिसी मेकिंग के अगेंस्ट हमें कैसे बायलॉज को चलना है, कैसे हमें बायलॉज के साथ होते हुए कैसे अपने रूल को, अपने पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाना है, अगर ये इख्तियार हम में आ जाए तो Hmm. पाकिस्तान इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतरीन है। Wonderful. अब मैंने क्यों चूज किया, मैंने अब्रॉड क्यों चूज किया, क्योंकि पाकिस्तान में अभी पीएचडी के लेवल की जो स्टडीज हैं वो शिफा तामिल मिलत यूनिवर्सिटी में है, और आगा खान में है, और अब जाके केएमयू में और यहाँ पे पीएचडी शुरू की जा रही है। Mhm. और मुझे ऐसा लगता था कि चूंकि मैंने जो फ्लेवर है, जो टीचिंग मेथोडोलॉजीज हैं जो मैंने मैंने टेस्ट की हैं विद इन पाकिस्तान, मैंने आगा खान में भी देखा और मैंने शिफा में भी देखा, मुझे लगा कि अगर मेरा टीचिंग स्ट्रेटेजी चेंज हो जाए, मेरा इन्वायरमेंट चेंज हो जाए, तो मेरे लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव आएगा सोचने का। जो कि पाकिस्तान में मैं रह रही हूँ, उसी इंस्टीट्यूशंस में मैं काम कर रही हूँ जहाँ मैं तकरीबन मोर देन अ डिकेड मैंने काम किया, वहीं पे Mhm. मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, तो मुझे ये फील होने लगा कि देयर इज सम सैचुरेशन, वो एक सैचुरेशन आ गया है नॉलेज का भी। अगर कि मैं अब्रॉड का एक एक एक्सपोजर ले लूँ तो मेरा Mhm. जो पर्सपेक्टिव होगा सोचने का वो डिफरेंट होगा। एंड आई वाज वेरी ट्रू एट दैट टाइम कि जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो यहाँ पे very open very open Mhm. communication with your supervisor, with your mentor, with your dean even। आपको Right. आपको एक लेडर के पास जाने के लिए, यानी कि आपको एक अपने अपर लेवल पर किसी से मिलने के लिए भी आपका कम्युनिकेशन बहुत ओपन और बहुत क्रिस्टल क्लियर है, Right. जो कि मुझे मुझे कमी महसूस हुई पाकिस्तान में। Okay. और ये वजह थी कि मुझे अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है, मुझे एक बियॉन्ड द वे चीज़ों को समझना है। और देखें, जब आप कुछ करने के काबिल उस वक्त होते हो जब आपके अंदर वो चीज़ें आती हैं। Mhm. अगर आपके पास चीज़ें ना हो, आपके पास नॉलेज ना हो, आपके पास इंफॉर्मेशन ना हो, और आप खड़े हो जाओ कुछ करने के लिए, तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ जब आप काम करते हैं तो फिर चीज़ें ऐसे ही होती हैं। तो Right. हमें हमें एक प्रॉपर तरीके से अपने चैनलाइज को करना पड़ेगा, नर्सिंग प्रोफेशन को पाकिस्तान के अंदर चैनलाइज करना होगा, जिसमें सेम माइंड ऑफ पीपल एग्जिस्ट करते हों। मेरा प्रॉब्लम स्टिल ये है कि अगर एक कोई अच्छा सोच रहा है तो दो अगेन Mhm. नेगेटिव ही है, या वो नेगेटिव इन द सेंस है कि नहीं जो है जो चल रहा है चलने दो, जैसा है वो आपने चलने दो। ओपन कम्युनिकेशन की बात की तो वहाँ से मुझे मैं सर एहतशाम के साथ भी इसी तरह उनकी पीएचडी के बारे में बात कर रहा था। उनके जो रिसर्च पब्लिकेशन है उसके बारे में बात कर रहा था। ही सेड कि पाकिस्तान में कम्युनिकेशन का बैरियर इस वजह से भी काफ़ी हाई है स्टूडेंट एंड टीचर्स के बीच में क्योंकि हम रिस्पेक्ट के चक्कर में बहुत रहते हैं। रिस्पेक्ट का चक्कर इस तरह के हम कुछ भी है फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे 2 साल भी सीनियर है कोई बंदा तो हम उसको सर कहते हैं, हम उसको मैम कहते हैं। इससे ये होता है कि आपका नॉलेज और उसके नॉलेज में आपने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया दैट यू आर सबॉर्डिनेट एंड ही इज़ सुपीरियर देन यू।
और यहाँ पे जैसे जहाँ पे वो पढ़ रहे हैं, जहाँ पे वो उन्होंने पीएचडी की है, जहाँ पे आप कर रही हैं, वी एंड स्टिल हियर यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, तो हम कभी भी अपने सीनियर्स को डॉक्टर्स को या किसी और को उसके किसी ऐसे टाइटल से नहीं बुलाते, हमेशा नाम से बुलाते हैं ताकि और ये उनको भी बुरा लगता है, अगर यहाँ पे किसी को आप सर कहो ना, तो वो आगे से माइंड करते हैं कि मैं सर नहीं हूँ। वी आर हुँ, ऑन द एट द सेम प्लेटफ़ॉर्म, हम एक ही स्टेज के ऊपर हैं। तो उससे ये होता है कि आपके नॉलेज और उसके नॉलेज में कोई डिफरेंस नहीं है। ही इज़ स्टिल लर्निंग, यू आर स्टिल लर्निंग। यू बोथ फ्रॉम ईच अदर लर्निंग। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? मुबश्शिर में वन ऑफ द एस्पेक्ट हो सकता है, डेफ़िनेटली हुँ, हो सकता है कि सेंस ऑफ रिस्पेक्ट की वज़ह से शायद वो बात को वर्बलाइज़ नहीं कर पाते हैं या वो हेज़िटेंट महसूस करते हैं कि शायद हम ये बात करें तो हमारे सर या हमारे टीचर जो है वो माइंड कर जाएँगे। दिस कुड बी वन ऑफ द एस्पेक्ट, लेकिन और भी एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं क्योंकि मैं एज़ अ एजुकेटर रह चुकी हूँ पाकिस्तान में, तो देयर हुँ, आर अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स जो कि मुझे लगता है कि अ, ओपन कम्युनिकेशन को प्रमोट करते हैं कि लैक ऑफ फैकल्टी है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, फैकल्टी कम है, फैकल्टी के हुँ, इंसेंटिव्स कम हैं, फैकल्टी को जो इंसेंटिव्स मिलने चाहिए, वो उस हिसाब से उनको नहीं दी जा रही है। और दूसरा ये कि स्टूडेंट्स को प्रोटोकॉल ज़्यादा है हुँ, हुँ, फैकल्टी से। यस रियली? मतलब यस फैकल्टी को हम स्टूडेंट्स को एप्रिशिएट करते हैं कि व्हाटएवर दे आर सेइंग दे आर राइट। ये हम आप स्टूडेंट्स पाकिस्तान को की बात कर रही हैं या पाकिस्तान की कनाडा? बात कर रही हूँ। यस, नहीं, अच्छा। नहीं, 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 दिस इज़ पाकिस्तान पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में जो हमारी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, हुँ, हुँ, अभी ये ये मैं देख रही हूँ कि स्टूडेंट्स को हम बेनिफिट्स दे रहे होते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो अच्छे पढ़े ना पढ़ें, हम उनको पास करना है क्योंकि दे आर पेइंग। हुँ, इफ दे आर पेइंग कि 4 महीने या 6 महीने उन्होंने बच्चे ने क्या किया? हुँ, बच्चा अगर काबिल नहीं है तो बच्चे ने क्या किया? हू इज़ राइट। रिस्पांसिबल फॉर दैट? ठीक है ना? मतलब ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देयर इज़ नॉट ओनली रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट की मैं बात करती हूँ कि वो होना चाहिए। दिस इज़ ऑल द डिसिप्लिन व्हिच वी आर इंस्टिलिंग इन आवर स्टूडेंट्स के वो हमारे नॉर्म्स, हमारे वैल्यूज़ हैं। लेकिन इसका हुँ, मतलब ये नहीं है कि वो रिस्पेक्ट की वजह से आप जो है आप अपनी लर्निंग नहीं कर रहे हो। वो लर्निंग ना होने की वजह कुछ और भी है। अगेन स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट नहीं है। स्टूडेंट का इंटरेस्ट टुवर्ड्स है कि शायद अब्रॉड निकलना है। हुँ, दिस इज़ द कल्चर नाउअडेज़ इन पाकिस्तान कि स्टूडेंट्स अगर बीएसएन कर रहे हैं तो दे आर डूइंग बीएसएन फॉर मूविंग एक्चुअली और फॉर हुँ, अर्निंग। दिस इज़ हुँ, द कल्चर व्हिच आई हैव ऑब्जर्व्ड ओवर देयर कि स्टूडेंट्स को बस पास होना है, पास सेमेस्टर होना है, निकालना है, सेमेस्टर डेफ़िनिटली। निकालना है। हुँ, और उसमें अगर फैकल्टी मार्क्स कम भी दे रही है, फैकल्टी स्टूडेंट्स को काउंसलिंग भी कर रही है, उसको वर्बल काउंसलिंग भी कर रही है, उसको मोटिवेशन के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज भी यूज़ कर रही है। इवन दो स्टूडेंट्स को पता है कि मेरे ये मार्क्स हैं, मेरे क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स हैं, मेरे ग्रुप वर्क के मार्क्स हैं, वहाँ मैं निकाल लूँगा या मैं निकाल लूँगी। तो जो एथिक्स का जो कंपोनेंट है ना, वो मिस हो हुँ, रहा है। डेफ़िनिटली। वो मिस हो रहा है। वो पर्सपेक्टिव स्टूडेंट्स के टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप भी कम हो रहा है और जब स्टूडेंट और फैकल्टी के दरमियान कम हो रहा है, तो वो डेफिनिटली पेशेंट के साथ निकल रही है वो चीज़ें। हुँ, तो पेशेंट को वो एजुकेशन और कम्युनिकेशन वहाँ पे भी गैप आ रहा है। हुँ, तो ये मेरी खुद की अपनी ऑब्जर्वेशन है। आई एम नॉट सेइंग हुँ। कि दैट दिस माइट बी राइट और No, this is, दिस मे बी I रॉन्ग। would say, I दिस इज़ माय ओन। definitely agree यस। with this. मेरा एक ग्रुप है डेविएट के नाम से व्हाट्सएप के ऊपर इसके अलावा लिंक्डइन पे है डेविएट हब के नाम से 90% उसमें है कोई तकरीबन 4-5 हज़ार लोग हैं। 90% जो लोगों का क्वेश्चन होता है ना वो यही होता है जो न्यूली ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं या अभी लास्ट सेमेस्टर में हैं, वो इंटर्नशिप भी करना नहीं चाहते पाकिस्तान में एंड दे आर वेरी लूकिंग ट्रू। फॉर समथिंग शॉर्टकट कि कोई ऐसा कंट्री मिल जाए जो विदाउट इंटर्नशिप उनको ले ले एंड दे स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम देयर। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नाउ आफ्टर कोविड जो है वो तो हर कंट्री को नर्सेज़ की ज़रूरत है एंड दिस इज़ अ वेरी ईज़ी वे टू गो आउटसाइड ऑफ द कंट्री। और वैसे भी जो आजकल हालात चल रहे हैं उसकी वजह से हर बंदे का यही है कि वो किसी न किसी तरीके से निकल जाए।
बट दिस इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ये पॉलिसीज हैं, पॉलिसी मेकर्स का काम है, तो हम उन पे ही छोड़ते हैं. व्हाट वी कैन डू, वी कैन कंट्रीब्यूट wherever we are staying, wherever we are living, we contribute in Pakistani nursing. Next my question is, what was your biggest challenge? उसके बाद जो है हम आपकी पीएचडी की जर्नी के बारे में बात करेंगे कि आपने किस तरह यहाँ पे एडमिशन लिया एंड हाउ वुड यू मोटिवेट अदर्स. सो हाउ वाज व्हाट वाज योर बिगेस्ट चैलेंज इन नर्सिंग सो फार? मैंने जैसे ज़िक्र किया आपका कि जब नर्सिंग ट्रांज़िशन आया डिप्लोमा वर्सेस डिग्री प्रोग्राम, दैट वाज़ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अस. उस वक़्त ऐसा रियलाइज़ हुआ कि हमारी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है. दैट वाज़ द बिगेस्ट चैलेंज इन माय लाइफ. और मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने अपने 4 साल नहीं 6 साल मैंने ज़ाया किए. स्टिल वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉग्नाइज़ इन आवर ओन नर्सिंग इंस्टीट्यूशन. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जो कि टाइम टेकिंग था, काफ़ी टाइम उसने लिया, चूँकि उसकी वजह से हम वो सारे नहीं कर पा रहे थे, अपना वो सारे में एडमिशन नहीं ले पा रहे थे. और दूसरी चीज़ें थी जो कि डिप्लोमा के लेवल पे हमें करनी थी. बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने मैट्रिक लेवल पे मैट्रिक के बाद उन्होंने डिप्लोमा किया था. कुछ लोगों ने एफएससी के बाद किया था, लेकिन एफएससी मतलब उसमें आर्ट्स में किया था उन्होंने. कुछ लोगों ने मैट्रिक आर्ट्स में किया था. तो दैट वाज़ द बिगेस्ट चैलेंज एट दैट टाइम. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऐसा था कि मैंने एफएससी भी किया हुआ था, प्री मेडिकल में भी किया हुआ था, फिर मैंने डिप्लोमा मिडवाइफरी, डिप्लोमा जनरल नर्सिंग दोनों किया हुआ था. तो चीज़ें मेरी स्मूथ रही. लेकिन अगेन एचएससी के साथ उसको एफिलिएट करवाना, एचएससी से रिकॉग्नाइज करवाना, दैट वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी. और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम उसने लिया, लेकिन वी मैनेज्ड इट विद द सपोर्ट ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस. Wonderful. Right. Let's talk about PhD admission in Western University. कैसा रहा? आपने मास्टर्स किया वहाँ पे शिफा के अंदर, एंड देन कितने क्रेडिट्स चाहिए होते हैं कि आपने कोई प्रपोजल लिखा शुरू में, आपने सुपरवाइजर को किस तरह अप्रोच किया, एंड हाउ वाज ऑल द जर्नी? लेट्स टॉक अबाउट दिस. सून आफ्टर एमएसएन मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे पीएचडी के लिए अप्लाई कर लेना चाहिए. और आई वाज सजेस्टेड बाय माय इंस्टीट्यूशन के मैं इंस्टीट्यूशन से ही पीएचडी करूं और वहीं से जॉब भी करूं कंटिन्यू और वहीं पे पढूं भी. लेकिन मुझे अगेन जब मुझे ख्याल ये था कि पर्सपेक्टिव मुझे चेंज करना है, तो आई वाज क्यूरियस टू कि मैं एक्सप्लोर करूं डिफरेंट कंट्रीज को. और जब आप एडमिशन का सोचते हैं ना, तो हमारी जो जनरेशन है उसकी थोड़ी सी गलती ये है कि वो सिर्फ कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को देखता है. राइट. वो उस कंट्री के नॉर्म्स वैल्यूज को नहीं देखता जिस कंट्री में वो जाना चाह रहा है. तो मैंने ऐसा नहीं किया. मैंने पहले देखा कि मुझे जाना किस कंट्री में है, और जिस कंट्री में मुझे जाना है वहां पे मेरी लाइफ कैसी होगी, मेरी फैमिली लाइफ कैसी होगी. दैट वाज द फर्स्ट थिंग जो कि मैंने सर्च आउट किया. सर्च आउट करने के बाद, जो कि मैं 3 साल से कोशिश कर रही थी कि कहीं एडमिशन मेरा हो जाए, डिफरेंट लोगों को अप्रोच मैंने किया, नेटवर्किंग मैंने की, लिंक्डइन में मैंने अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग किया. और जो एक स्टोरीज आती थी फेसबुक पे हैं या फिर जो भी सोशल मीडिया पे लोगों की स्टोरीज आती थी, तो मैं उनको वो पढ़ती थी कि उनके उनके क्या पर्सपेक्टिव थे, उन्होंने किस तरीके से अप्रोच किया. तो वो चीज़ें मेरे लिए वन ऑफ द फैक्टर्स थी जो कि मैंने एक्सप्लोर मज़ीद किया. और करने के बाद डिफरेंट कंट्रीज़ और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं. कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो कि आपके प्रपोजल मांगते हैं, आपका सुपरवाइजर नहीं मांगते. कुछ ऐसे हैं जो कि आपका सुपरवाइजर मांगता है, लेकिन आपका प्रपोजल बात की बात होती है. तो मेरे यहाँ पे कुछ और था. मेरे यहाँ पे ऑल्दो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट थी, लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट थी. मेरे यहाँ पे प्रपोजल की रिक्वायरमेंट थी जो कि जस्ट आपको आइडिया शेयर करना था कि आपका आइडिया क्या है रिसर्च का, और आपको सुपरवाइजर को अप्रोच करना था. वंस आपका सुपरवाइजर आपको एक्सेप्ट कर लेता है टू सुपरवाइज यू, देन आप समझे कि 75% आपका यहाँ पे एडमिशन कंफर्म है. लेकिन उसके बाद आपकी आती है आपकी इक्विवेलेंसी, आपका जो भी डिप्लोमा आपने किया है, जो भी आपके डिग्रीज हैं नर्सिंग से रिलेटेड, उनके यहाँ पे इक्विवेलेंसी होती है और वो इनको इक्विवेलेंट करते हैं और अगेन वेरीफाइड करते हैं आपके मदर इंस्टीट्यूशन के साथ. तो दैट वाज द अनदर स्टेप. अगर आपका ऑल्दो आपका सुपरवाइजर आपको एक्सेप्ट भी कर लेता है, आपका रिसर्च आइडिया मैच भी कर लेता है, उसके बावजूद भी अगर आपका मदर इंस्टीट्यूशन, आपका नर्सिंग काउंसिल वेरिफिकेशन ना दे, तो आपकी चीज़ें वहाँ पे रिजेक्शन हो सकती हैं.
ये सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप है आपका वीज़ा प्रोसेस। वीज़ा प्रोसेस भी अगर आपका खुदा ना खासा किसी भी वजह से रिजेक्ट अगर हो जाता है तो भी आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो दीज वर द 3 प्रोसेस जो कि मैंने इनिशियली अपने सुपरवाइजर को अप्रोच किया, सुपरवाइजर से टाइम मैच किया, अगेन उनके साथ इंटरव्यूज हमारे हुए हैं, अपने आप को मैंने अपना जो रिसर्च आइडिया था वो उनको कन्विंस किया, उनके साथ मैच करवाया कि कैसे मैं अपने रिसर्च को फुलफिल करूंगी उनके साथ। और फिर अगेन हमारी वेरिफिकेशंस हुई नर्सिंग काउंसिल और अगेन मदर इंस्टीट्यूशन के साथ, और एट द लास्ट वीज़ा प्रोसेस। और वीज़ा प्रोसेस में जब वीज़ा आपको मिल जाता है तो आपकी एडमिशन कंफर्म हो जाती है, और फिर फर्दर इंस्टीट्यूशंस जो है वो आपको आपके क्रेडेंशियल्स और आपके जो ऑफिशियल क्रेडेंशियल्स है वो आपसे शेयर कर लेते हैं। Right. So let's wrap this up, this summary, for just admission for the people who are still looking for. तो उसमें यह है कि सबसे पहले कोई भी यूनिवर्सिटी है, आपने वहाँ पे सुपरवाइजर्स तलाश करना। पहले आपने रिक्वायरमेंट्स चेक कर लेनी है कि कौन-कौन सी बिल्कुल। रिक्वायरमेंट्स हैं, सुपरवाइजर चाहिए, नहीं चाहिए, आपका प्रपोज़ल चाहिए, नहीं चाहिए। बट इन योर केस यू selected your supervisor first and यस। you shared your प्रोजेक्ट कि आपका रिसर्च किसके ऊपर होगा, एंड देन ही एक्सेप्टेड इट। उसमें भी ये है कि आपका और उसका इंटरेस्ट जो है वो मैच करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं विदाउट एनी चेकिंग के उनका इंटरेस्ट क्या है, उन्होंने कौन-कौन सी रिसर्च पब्लिश की हुई है ऑलरेडी, उसके बाद ही आप उसको अपना वरना वो आपका डेफिनिटली वो रिजेक्ट कर देगा। अगर वो ऑन्कोलॉजी पे रिसर्च कर रहा है तो वो आपको ज़ाहिर है नर्सिंग एजुकेशन में वो हेल्प नहीं कर पाएगा। तो हुँ। you have to be very careful with this, and then afterwards अगर वो आपको select करता है, आपका admission होता है, and then what about your grant? आपको कोई stipend मिल रहा है यहाँ पे, कोई scholarship में आपने apply किया? दिस इज़ अ गुड पॉइंट, दिस गुड गुड क्वेश्चन इवन। अच्छी बात ये है कि जब आप पीएचडी में एनरोल होते हो, आपका ट्यूशन फीस, आपकी जितनी भी फीस हैं, वो इंस्टीट्यूशन बेयर करता है, आपको कुछ नहीं देना होता। हुँ। जहाँ तक स्टाइपेंड की बात है, तो स्टाइपेंड के लिए आपको जॉब करनी पड़ती है और जॉब के लिए राइट। आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ ये सीखा कि जो आप अप्लाई करते हैं, वो आपको मिलता है। हुँ। जो आप अप्लाई करते हैं, जैसे आप अप्लाई करते हैं, आपको अपने आप को मनवाना होता है। और मनवाना होता है, वो मैं ये वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि पाकिस्तान में ऐसा होता है कि हम क्राइटेरिया को फ़ॉलो करते हैं कि राइट। ये क्राइटेरिया है, अगर मैंने इनको फुलफ़िल किया तो मुझे वो जॉब मिल सकती है, अदरवाइज़ हुँ। नहीं मिल सकती। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा है कि क्राइटेरिया आपने खुद बनाना है कि हुँ। मैं ये हूँ, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, मेरे पास ये क्वालिफ़िकेशन है, और आई वांट टू अप्लाई फॉर दिस पोज़ीशन। दिस इज़ द राइट। पर्सपेक्टिव जो कि मुझे चेंज महसूस हुआ कि हमारे पास ऑलरेडी वहाँ पे जो क्राइटेरिया है, काफ़ी सदियों से जो क्राइटेरिया एक बना हुआ है, हमने उसी को फ़ॉलो करना है, उसको मीट करने के लिए एक हमें लंबी सर्विसेज़ देनी है, और उसके बाद आपने उसको उसके लिए अप्लाई करना है। राइट। यहाँ पे लकीली मेरी जो सिस्टर है, एक सिस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में पीएचडी कर रही है, और एक मेरे भाई हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से एनवायरमेंटल साइंस में मास्टर्स कर चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ डूइंग जॉब इन यूएसए। दे बोथ वर माय माशा इंस्पिरेशन, जिन्होंने मुझे हुँ। थ्रू आउट द जर्नी मुझे गाइड किया, एंड अगेन माय हस्बैंड, जिन्होंने थ्रू आउट मुझे मोटिवेट ही किया कि जो भी मैं कर रही हूँ, ही वाज़ ऑलवेज़ विथ मी। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप अप्लाई करें फला जॉब के लिए, फला जॉब के लिए। तो जब मुझे उन्होंने गाइडेंस दी और जब मैंने पेज को सर्च किया, तो देयर वर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ टीचिंग असिस्टेंट एंड रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च असिस्टेंट। अब उनके लिए भी आपने अप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि दे आर वेटिंग फॉर यू, हुँ, वो हुँ। आपको देंगे। तो हम टीचिंग असिस्टेंट के लिए मैंने अप्लाई किया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे टीचिंग असिस्टेंट की जॉब मिली, और उसकी सैलरी मुझे मिलती है। ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंट, उसके लिए भी आप अप्लाई करना पड़ता है। अगेन अप्लाई किया, उसकी भी ग्रांट्स मुझे मिले। वो बाकायदा हुँ। ग्रांट साल का है, 2 साल का है, वो आपको बता दिया जाता है। एज़ अ कोऑर्डिनेटर मैं यहाँ पे अपनी सर्विसेज़ अंजाम दे रही हूँ। एज़ अ एक रिसर्च के अंदर एज़ अ कोऑर्डिनेटर मैं अपनी सर्विसेज़ अंजाम दे रही हूँ। अगेन मेरी जो मेंटर हैं वो अगेन डाउन टू अर्थ हैं। अ, उनका नाम किम्बरली जैक्सन है, और वो एवरीडे मतलब वो जो भी रिसर्च ग्रांट्स आते हैं, शी यूज्ड टू शेयर विथ मी। और जब राइट। वो शेयर करती हैं तो शी यूज्ड टू से कि हाज बीबी, डोंट टेक इट प्रेशर, दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। दिस आर द सेंटेंस शी यूज्ड टू ईमेल मी के इसको देख लो, प्रेशर नहीं लेना,
लेकिन तुम्हारे काम आ जाएगा। हम्म और चूँकि मुझे मुझे ये चीज़ें कमी महसूस हुई पाकिस्तान में कि भी हमें जब अपॉर्चुनिटीज़ आती थी तो हमें पता नहीं चलता था कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, क्या ग्रांट्स आ रहे हैं, किस तरीके से उसको अवेल करना चाहिए, किस तरह से उसको अप्रोच कर लेना चाहिए। लेकिन वो चीज़ मुझे यहाँ पे डिफरेंट लगी। ये राइट चीज़ ट्रांसपेरेंट है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, आपका सुपरवाइज़र आपको वो मैसेजेस दे रहा है कि आप ये अप्लाई कर लें, आपके लिए उसके लिए अप्लाई कर लें, आप उसके लिए अप्लाई कर लें। तो क्या है कि यहाँ पे मुझे लगता है कि लाइफ़ ईज़ी है, हम्म लेकिन स्ट्रगल है, हार्ड वर्किंग है। आपको बहुत सेंसिबली, बहुत हार्ड वर्किंग के साथ स्मार्टली आपने चीज़ों को देखना है और चीज़ों के लिए अप्लाई करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे पास टीचिंग असिस्टेंट की जॉब भी है, मेरे पास रिसर्च असिस्टेंट की जॉब भी है, जिससे मेरा जो जो भी है मंथली मेरी चीज़ें चल रही होती हैं। फैमिली के साथ मैं आई हूँ, तो बच्चे मेरे स्कूल जा रहे हैं, तो दिस इज़ अगेन द ए प्राउड मूवमेंट कि आप अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ आप यहाँ पर आए हैं। तो हम्म दिस इज़ द अपॉर्च्युनिटी व्हिच आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम वेस्टर्न यूनिवर्सिटी कि वेस्टर्न ने मुझे सपोर्ट किया। मेरी जितने भी एक्सपेंसेस है वो वेस्टर्न यूनिवर्सिटी खुद बेयर कर रहा है, क्योंकि एज अ पीएचडी स्टूडेंट आपके जितने भी अ, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं एजुकेशन के, वो यूनिवर्सिटी खुद बेयर करता है। और राइट लकीली इनके अपने इन हाउस कैंपसेस होते हैं रहने के लिए, और ऑफ कैंपसेस भी होते हैं। हम्म और चूंकि इनिशियली आई वाज नॉट हैविंग माय इन कैंपस हाउसिंग, जिसमें रेंट डेफिनेटली कम होता है, और ऑफ कैंपस हाउसिंग में रेंट ज़्यादा होता है, तो वो मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था इनिशियल डेज ऑफ माय लाइफ, चूँकि एक्सपेंसेस ज़्यादा थे और इतने कोई इनकम हमारी थी नहीं। अब हम्म चूँकि इनकम भी है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इन कैंपस हाउसिंग भी मिल गई है। अगेन आई एम टेलिंग यू कि इन कैंपस हाउसिंग के लिए भी आपको अप्लाई करना पड़ता है। So this research assistant job and this teaching assistant job, did you apply before coming to the PhD or या आपने पहले PhD के लिए अप्लाई किया देन आपने ये जॉब के लिए अप्लाई किया? नहीं, वन्स आपका एडमिशन हो जाता है, देन यू आर ओपन टू अप्लाई फॉर टीचिंग असिस्टेंट जॉब। राइट राइट या ओके लेट्स टॉक अबाउट योर जॉब। ये कैसी जॉब है और इसमें मतलब एक नॉर्मल इंसान का गुजारा हो सकता है विद फैमिली? मतलब मैं आपसे सैलरी नहीं पूछूंगा बट आई वुड से सही। कि एक थोड़ा-सा अंदाज़ा लेना चाहता हूँ कि मतलब एक फैमिली वाला इंसान जो है वो 1-2 बच्चों के साथ किस तरह बिहेव कर सकता है एंड हाउ द नर्सेस शुड अप्लाई एंड गेट दिस जॉब्स। देखिए, टीचिंग असिस्टेंट की जॉब में होता है कि आप एज़ अ असिस्टेंट काम करते हैं। हुँ, हुँ, उसमें टोटली डिपेंड करता है आपके कोर्स फैकल्टी के ऊपर कि वो आपको राइट, काम क्या असाइन करती है। अब हुँ, उस काम के असाइन करने के साथ-साथ एज़ अ स्टूडेंट आपकी खुद की भी क्यूरियोसिटी होती है कि आप क्या करना चाहते हो। हुँ, अब इसमें आप टीचिंग करना चाहते हैं, आप टीचिंग को फैसिलिटेट करना चाहते हैं, आप टीचिंग का एज़ अ ऑब्जर्वर बनना चाहते हैं, आप असाइनमेंट चेक कर रहे हैं, आप असाइनमेंट बना रहे हैं, आप हुँ, असाइनमेंट को मूडल में ऑनलाइन के अंदर टाइप कर रही हैं। दिस इज ऑल द वैरायटी ऑफ द जॉब्स एज अ टीचिंग असिस्टेंट, वैरायटी ऑफ द जॉब्स आर अवेलेबल, हुँ, हुँ, वैरायटी ऑफ द टास्क आर अवेलेबल। अगेन एज अ स्टूडेंट आपके अंदर क्या वो क्यूरियोसिटी है कि आप एज अ टीचिंग असिस्टेंट को किस पर्सपेक्टिव पे लेते हैं। आप क्या अम, उसको टीचिंग असिस्टेंट को एज अ जस्ट असिस्टेंट लेके जस्ट जो आपकी अमाउंट आ रही है उस हिसाब से लेना चाह रहे हैं, या हुँ, फिर हुँ, आप लर्निंग के पर्सपेक्टिव से भी करना चाह रहे हैं। लर्निंग के पर्सपेक्टिव से ऐसा कि अगर आपको सिस्टम जानना है और आप कहते हैं कि मुझे टीचिंग करनी है, स्टूडेंट से एक्सपोज होना है, टीचिंग टीचिंग का एक्सपीरियंस मुझे लेना है, आप वो भी कर सकते हैं। हुँ, आपको सिर्फ असाइनमेंट चेक करना है, आप वो भी कर सकते हैं। आपको हुँ, सिर्फ पेपर बनाना है, आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगेन इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द रिलेशनशिप बिटवीन योर मेंटर एंड योर्स, कि ओके। आप किस तरह का आपका मेंटरशिप है और आप क्या काम उनसे डिमांड कर रहे हैं। सो व्हाट इज़ योर वर्क? आपके टास्क क्या हैं? मेरे टास्क दोनों हैं, टीचिंग भी है हुँ, और हुँ, टीचिंग फैसिलिटेशन भी है, और साथ में मेरा जो है असाइनमेंट चेकिंग करना, स्टूडेंट्स को फीडबैक देना, स्टूडेंट्स को वन टू वन फीडबैक देना, स्टूडेंट्स के क्यूरीज को डिटेन करना, जो जो फीडबैक्स मैं दे रही हूँ, आर द राइट, स्टूडेंट्स आर सेटिस्फाइड और नॉट, और हुँ, अगेन उनके क्यूरीज अगर आ रहे हैं तो उनको एंटरटेन करना, दीज ऑल आर माय टास्क। राइट, राइट। आपका स्पेसिफिक टॉपिक क्या है रिसर्च के अंदर? एंड व्हाई डू यू थिंक कि आपको ये पीएचडी में ये टॉपिक पे काम करना है एंड व्हाई डू यू थिंक इट वुड बी हेल्पफुल फॉर द नर्सेस एंड नर्सिंग कम्युनिटी वाइडर? अच्छा, मेरा जो रिसर्च इंटरेस्ट इनिशियली था वो टीचिंग पेडागोजीज़ के हवाले से था।
टीचिंग स्ट्रेटजीज के हवाले से था। Right. और वो मकसद इसलिए था कि मैं टीचिंग पेडागोजीज या टीचिंग स्ट्रेटजीज को मैं एक्सप्लोर करना चाह रही थी टूवर्ड्स स्टूडेंट्स की इफेक्टिव एंड कॉग्निटिव लर्निंग के हवाले से, कि जो हम टीचिंग स्ट्रेटजी क्लास में यूज कर रहे हैं उसका स्टूडेंट्स की कॉग्निटिव और इफेक्टिव डोमेन पे क्या फर्क पड़ता है और हमें कौन सी स्ट्रेटजीज यूज करनी चाहिए और कौन से नहीं करनी चाहिए। दिस वॉज इनिशियली माई रिसर्च डोमेन जो मैं करना चाह रही थी एज अ एजुकेटर। लेकिन जैसे जैसे मैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग को मैंने काफ़ी पढ़ाया एज अ कोर्स कोऑर्डिनेटर, एज अ कोर्स लीड, और मैंने मास्टर्स लेवल पर फिर कोर्स ग्रिड भी बनाए, जो कि हम चाह रहे थे कि मास्टर्स लेवल पर एज अ ट्रैक मेंटल हेल्थ को एज अ ट्रैक इनिशिएट करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं सका। लेकिन उस पर भी मैंने ऐसा एजुकेशन ट्रैक मैंने उस पर भी काम किया था। लेकिन जो कि जब मेंटल हेल्थ पे काम किया तो मेंटल हेल्थ की चीज़ें ज़्यादा सामने आने लगी, क्लिनिकल साइड पे भी और फिर एजुकेशन में भी और कम्युनिटी लेवल पर भी। जिस समय तीनों पे जगह पे काम किया तो मुझे मेंटल हेल्थ का स्कोप बहुत ज़्यादा नजर आने लगा। और जब भी मैं क्लिनिकल साइड पे बच्चों को लेकर जाती थी तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं बच्चों के साथ वहाँ के जो स्टूडेंट्स के साथ जो बच्चे पेशेंट असाइन होते थे उनको मैं एज अ थियरी के साथ इंटीग्रेट करवाऊँ। मैंने वो करवाया और थियरी के साथ इंटीग्रेट करके किससे से हम केयर को फोकस कर सकते हैं साइकेट्रिक के अंदर, ये मेरा फोकस था। और जैसे जैसे मेंटल हेल्थ को मजीद मैंने पढ़ा और मजीद मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता गया इसमें, तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट जो आने लगा वो मैटरनल मेंटल हेल्थ की तरफ आने लगा। Okay. कि जो प्रेगनेंसी में और आफ्टर प्रेगनेंसी, एंटीनेटल और पोस्टनेटल केयर के दौरान जो माओं की मेंटल हेल्थ है उसको लीस्ट इंटरेस्ट दिया गया है ओवरऑल साउथ एशियन रीजन के अंदर। मैं जो देखूं कि हमारे जो कल्चर बैरियर्स हैं, जो कल्चर फैक्टर्स हैं, जो एक एक्सपेक्टेशन से मदर से कि वो नर्चरिंग भी करेगी और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फैमिली की भी लेगी और चाइल्ड बेयर भी करेगी। तो उस दौरान जो मेंटल हेल्थ की जो केयर है वो मुझे लगा कि कम है और उस पे Neglected है। काम होना चाहिए, वो निगलेक्टेड है, मुझे उस पे काम करना चाहिए। तो दिस इज द टॉपिक ऑफ माय रिसर्च के मैटरनल मेंटल हेल्थ के ऊपर मुझे काम करना है और डेफिनेटली वो वे आउट निकालने हैं जो कि प्रैक्टिकल हैं, जो कि हम अपने साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। Right. कि जिस तरीके से फिजिकल हेल्थ की केयर की जा रही है, एक माँ बाकायदा हर 3 महीने में या माहाना अपना चेकअप कर ली जा रही है, तो क्या उसका मेंटल हेल्थ का भी क्या ख्याल किया जा रहा है? मेंटल हेल्थ के हवाले से भी इसकी बातें हो रही हैं या कोई ऐसी कोपिंग स्ट्रेटजीज उससे करवाई जा रही है कि वो अपने माइंड के लिए अभी मेंटल हेल्थ के लिए भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो दिस इज द कोर ऑफ माय रिसर्च प्रोजेक्ट इन पीएचडी प्रोग्राम। Right. Right. And how long is your PhD? Is इट्स 4 3, 4 4 इयर्स years. 4 4 इयर्स। years. यस। Good. Good. वैसे ये एक क्वांटिटेटिव रिसर्च की तरफ आपका है या आप इसके ऊपर मेथोडोलॉजी पे अभी काम करना है? अभी काम तो करना है, अभी इनिशिएट नहीं किया, अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज में है मेरा रिसर्च। लेकिन आई Right. वुड प्रेफर टू गो फॉर मिक्स मेथड स्टडी जिसमें या तो सिक्वेशनल होगा या फिर कन्वर्जेंट मिक्स मेथड की तरफ मैं जाऊंगी इंशाल्लाह। लेकिन इनिशियली व्हाट इट सीम्स लाइक इट्स क्वालिटेटिव स्टडी और डेफिनेटली इट विल गो फॉर क्वांटिटेटिव एज वेल। Right. Wonderful. Okay, next question is कि how do you see the role of nurse educators? यहाँ पे हम बात करेंगे कि the difference between because आप डीन रह चुकी हैं इकरा यूनिवर्सिटी में नर्सिंग की एंड आपने इस शिफा कॉलेज ऑफ नर्सिंग में भी एज ए सीनियर लेक्चरर काम किया है। सो पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इन दोनों यूनिवर्सिटीज के अंदर आपने क्या डिफरेंस फील किया while teaching them, and how do you see the role of nurse educators evolving in the current healthcare system, और हम उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं? देखें, कंपैरिजन की जब बात आती है दोनों इंस्टीट्यूशंस की तो हर इंस्टीट्यूशंस के अपने अलग पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं। तो मेरे ख्याल है हम उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूशन अपने इदारे को बेहतर बनाने के लिए डिफरेंट और बेहतरीन पॉलिसी बनाता है जिसमें स्टूडेंट्स और फैकल्टी के लिए बेहतर ही होता है, जिसकी वजह से अगेन जो टर्नओवर का इशू है या फिर स्टूडेंट्स का सेटिस्फेक्शन का जो इशू है
वो सारी चीज़ें मेंटेन की जाती हैं। तो दोनों ही मेरे हिसाब से एक मोतबर इंस्टीट्यूशंस हैं और बहुत ही वैल्यूएबल हैं। अपने-अपने लेवल पर दोनों ही बेहतरीन की तरफ जा रहे हैं, बेहतर काम करने की तरफ कोशिश किए जा रहे हैं। और जहाँ तक मेंटरशिप की बात है, मेंटरशिप देखें एक ऐसी चीज़ है कि जिस तरह से आप फ्लावर है या एक पौधा है जिसकी आप परवरिश कर रहे हैं और उस हम्म परवरिश करने के प्रोसेस में अगर उस पौधे को उसकी ग़िज़ा मिलती है पूरे तरीके से, हवा मिल हम्म रही है, पानी मिल रही है, पानी मिल रहा है, तो सब चीज़ें अगर मिल जाती हैं उस पौधे को, तो वो पौधा बेहतर नरिश निगहदाश्त हो होती है जाता है। उसकी, वो यस। नरिश हो जाता है। तो मैं सेम एज़ इट इज़ लूँगी मेंटरशिप की, कि मेंटरशिप एक स्टूडेंट के लिए उसी पौधे की मानंद है, वो पौधा बच्चा है और मेंटरशिप जो है वो सारे रिसोर्सेज़ हैं, कि वो उसका हम्म पानी, उसका हवा, उसका जो मिट्टी, उसकी ज़रख़ेज़ी, वो सारी चीज़ें जो है वो मेंटरशिप उसको प्रोवाइड करता है। अगर वो राइट। मेंटर मेंटर अगर उसको अच्छा मिल जाता है स्टूडेंट को, तो वो स्टूडेंट शाइन करता है, ग्रो करता है डेली बेसिस पे। And I हम्म am very fortunate to have a very mentorship in my life in the form of Dr. Resagul, in the form of Dr. Khairuna Sadamani, in the form of Sir Ishtiyaq, Mohammad Ishtiyaq, in the form of Sarfaraz Masih, जो कि मेरे डिप्लोमा प्रोग्राम में मेरे टीचर रहे हैं। तो दीज आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे मेंटरशिप मेरे साथ अराउंड मेरे थे और जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया टुवर्ड्स माय हायर एजुकेशन। और राइट। मेंटरशिप या एज एजुकेटर हमारा रोल ही है ये कि हम अपने अपने जनरेशन को बेहतर से बेहतर करें और बेहतर से बेहतर ऐसा ही होगा कि हम उसको वो अवेयरनेस दें टुवर्ड्स अपॉर्चुनिटीज, हम उसको इनफ एजुकेट करें नर्सिंग करिकुलम के हिसाब से कि वो हम्म नर्सिंग करिकुलम के कोर जो वैल्यूज हैं वो उसके इनबिल्ड हो जाएं, ना कि ना कि हम ये ब्लेम करें कि स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट नहीं है। हम स्टूडेंट्स को जब इनटेक करें अपने प्रोग्राम के अंदर, वी नीड टू फिल्टर दैट टाइम। राइट। हम अगर बच्चे को एट द टाइम ऑफ एडमिशन फ़िल्टर करके बच्चा अपने नर्सिंग कॉलेज में लेंगे, तो ये जो इश्यूज़ हैं कि वो इंटरेस्ट नहीं है, बच्चों का केयर की तरफ रुझान नहीं है या बच्चों का जो टर्नओवर है नर्सिंग प्रोफ़ेशन के अंदर वो बहुत कम है। वो जस्ट फॉर द हम्म सेक ऑफ एक एंट्री पास या एज़ अ पासपोर्ट वो ले रहे हैं नर्सिंग प्रोफ़ेशन को, वो नहीं हम्म होगा। तो हम्म एज़ अ मेंटर मेरी यही सजेशन होगी कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन देयर मस्ट बी फ़िल्टर। उसी को लिया जाए, उसी स्टूडेंट को लिया जाए जिसका इंटरेस्ट है, जिसको पता है नर्सिंग के एसेंस के बारे में, नर्सिंग के कोर वैल्यूज़ के बारे में और नर्सिंग के प्रोफ़ेशन के बारे में। तो चीज़ें यहाँ पे भी हमारी काफ़ी चीज़ें ओवरकम हो जाएँगी और एज़ अ मेंटर ये सारी चीज़ें अगर हम सोचें कि हमें किस तरीके से अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट को नरिश करना है थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर नर्सिंग करिकुलम तो है ही है। अदर देन एजुकेशन हम क्या अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं विद इन योर इंस्टीट्यूशन। राइट। अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से मैं बात करूँगी कि क्या हम अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट्स को ये प्रिविलेज देते हैं कि वो किसी और इंस्टीट्यूशन के साथ लाइज़ ऑन हो जाए विद इन योर कंट्री, विद इन योर सिटी, जो कि मुझे कम नज़र आता है। कहीं बल्कि भी नहीं नहीं है, है। बिल्कुल भी नहीं। नहीं है। हम नहीं वो है। अपॉर्चुनिटीज़ दे ही नहीं रहे। हम एक्सचेंज प्रोग्राम अपनी कम्युनिटी में, अपनी विद इन सिटी भी नहीं कर रहे हैं। ये मैंने क्वेश्चन किया था ड्यूरिंग माय स्टूडेंट लाइफ, सर इश्तियाक एंड सर, वो जो उनका नाम मैं भूल गया हूँ, जो आगा खान से स्टडी जिन्होंने किया था, अ, हुँ, वो भी गिलगित के हैं। आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम नाउ। अफसर जान, यस। जी, जी, तो जी, अफ़सर जान। मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिसअपॉइंटमेंट हुई थी ऑन दिस सजेशन। उन्होंने कहा था कि ये हो नहीं सकता। मेरा ये था कि इंटरेस्ट ये था कि व्हाई नॉट वी शिफा कॉलेज ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट्स, व्हाई they don't have like any sort of competition or any liaison program or any exchange program with the Aga Khan University Karachi. हुँ, होना चाहिए। हम जानते ही नहीं है उनको, हमें पता ही नहीं है। एंड अगर मैं 10 बंदों से मिलता हूँ जिन्होंने पीएचडी की हुई है, तो उनमें से 8 बंदे आगा खान के होते हैं, ठीक है? दे आर वे बेटर देन अस, शिफा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, और उनके पास अपॉर्च्युनिटीज़ भी ज़्यादा हैं, उनको अच्छी मेंटरशिप मिली हुई है एंड हम उनसे कुछ सीख सकते हैं। But maybe in future they work on it. हुँ, हुँ। So yeah.
बिल्कुल, बिल्कुल, ये की मैंने बात की ना, एज़ अ मेंटरशिप हमें थोड़ा-सा अपना लाइज़न को थोड़ा-सा बड़े करने की ज़रूरत है, कि हम्म, हमारा लाइज़न बड़ा होगा तो उसमें फ़ायदा हमारा ही है। हमारे स्टूडेंट्स जो है वो ग्रो करेंगे, हमारे स्टूडेंट्स हमारा नाम कमाएँगे, और ज़ाहिर है जब आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भी काम करते हो तो ग्रोथ आती है, दोनों पर्सपेक्टिव में। जिस यस, जगह आप जा रहे हैं और जिस जगह से आप आए हैं, तो वो आप जब कल्चर एक्सचेंज करते हैं तो आपके लर्निंग का जो लर्निंग दुगनी हो जाती है, जो मेरा तजुर्बा कहता है। यस। ऑफ कोर्स आप डिफरेंट कल्चर से सीखते हो, डिफरेंट लर्निंग पर्सपेक्टिव से सीखते हो, डिफरेंट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज से सीखते हो। लेट्स टॉक अबाउट के फ्यूचर ऑफ नर्सिंग। आप being a PhD scholar and being the dean and being a senior lecturer, you spend a lot of time of your life in nursing. Future of nursing के बारे में आप क्या समझती हैं कि where the trends going? पहले जो था, और इसमें मैं पहले ये भी बात करना चाहूँगा कि फिर हम ट्रेंड्स के ऊपर भी आते हैं। जैसे आपने कहा कि स्टूडेंट्स को मेंटर करना चाहिए कि वो, और ऐसे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना चाहिए जिनका विजन हो टू स्टे इन नर्सिंग, नॉट टू लीव अ नर्सिंग और नॉट टू यूज़ अ नर्सिंग एज़ अ पासपोर्ट। तो डू यू थिंक कि इसमें बहुत ज़्यादा लैकिंग है हमारी अपब्रिंगिंग की बिफोर कमिंग टू नर्सिंग, या सोशल इमेज ऑफ नर्सिंग की जो पाकिस्तान के अंदर है? हर बंदा डॉक्टर, एज़ यू सेड योरसेल्फ एज़ वेल, कि हर बंदा नर्सिंग में आने से पहले सिर्फ़ इसलिए नर्सिंग में आता है कि बिकॉज़ इट्स इट्स ईज़ी पाथवे if you didn't get a job or if you didn't get admission in मेडिकल कॉलेज, ठीक है? तो आप समझती हैं कि इसमें एक तो सोशल इमेज का भी बहुत बड़ा हाथ है कि हर बंदा अपने बच्चों को, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक नर्स का ज़िक्र किया था जिसके जिसके 4 बच्चे थे, कि 3 बच्चे थे शायद, उसने सबको डॉक्टर्स बनाया। उसके माइंड में क्या चलता होगा सारी उम्र? व्हाई नॉट कि उसने ये अ, कभी ये सोचा नहीं कि मैं किसी एक को नर्स बनाऊँ, या उसकी जो थ्रू आउट लाइफ जो उसने अपना टाइम स्पेंड किया इन द हॉस्पिटल बीइंग अ नर्स, उसने यही सोचा कि डॉक्टर ही बेटर है एज़ कंपेयर्ड टू नर्सिंग। दैट्स व्हाई, एंड आई वुड से many of the nursing students, why they come in nursing, because 2 reasons. One, this is always available. Job is always available. And the second reason is because they can't go in medical college. What do you think about it? आपने बहुत सारी चीज़ें पूछ ली एक टाइम पे। हाँ, तो ट्रेंड के हवाले से आपने बात की, और ट्रेंड के साथ-साथ आपने बात की सोशल मीडिया की। हुँ, हुँ, तो बिल्कुल, मैं पहले तो बात करती हूँ सोशल मीडिया के हवाले से। देखिए, सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि जहाँ पे सही और गलत बातें दोनों आती हैं। no, sorry, social image of nursing. सोशल इमेज, ओके, सोशल इमेज Yeah, की बात कर रहे हैं। yeah. देखिए, सोशल इमेज की बात करें तो अब जाके हमारा जो इमेज आया है वो काफ़ी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। काफ़ी Mhm, काफ़ी पॉज़िटिव पर्सपेक्टिव में बात हो रही है नर्सिंग इमेज के हवाले से। और मुझे लगता है कि अब लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है। mhm, नर्सिंग प्रोफ़ेशन के हवाले से, नर्सिंग प्रोफ़ेशन की नॉलेज के हवाले से अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है। पहले ऐसा था कि शायद नर्स जो है वो सिर्फ़ सुई लगाने वाली है, mm, इंजेक्शन लगाने वाली है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब mm, अगर आप रिमोट एरियाज़ में भी जाएँ तो वहाँ पे भी पेरेंट्स या फैमिली बात करती है कि मेरे बच्चे को नर्स बनाना है। right. लेकिन मैं ये नहीं कहती कि उनके ज़हन में ये बात नहीं होगी कि आमदनी अच्छी आएगी, इनकम अच्छी आएगी। डेफ़िनिटली दैट इज़ एस्पेक्ट इज़ आल्सो ऑलवेज़ अवेलेबल देयर, कि ये बात है कि बच्चा इनकम करेगा, 4 साल के बाद जॉब लग जाएगी, अच्छी सैलरी आ जाएगी, फिक्स हो जाएगी, गवर्नमेंट जॉब आसानी से मिल जाएगी। वो फैक्ट है ही है। लेकिन अदर देन दैट मुझे ऐसा लगता है कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है। अवेयरनेस Mhm, क्यों आई है कि उसको पता है, नर्स को, या जो बच्चा नर्सिंग में आना चाहता है उसको ये पता है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ क्लिनिकल साइड पे काम ही नहीं है। मैं क्लिनिकल्स के अलावा कम्युनिटी में भी कर सकता हूँ। मैं एज़ अ रिसर्चर भी बन सकता हूँ। मैं पब्लिक डीलिंग में भी कर सकता हूँ। मैं एज़ अ कंसल्टेंसी भी कर सकता हूँ। मैं एज़ अ कंपाउंडर भी बन सकता हूँ। कैन यू इमेजिन, हमारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि mm. रिमोट में जाके एज़ अ कंपाउंडरिंग, एज़ अ फार्मेसी खोली भी उन्होंने, और वो काम कर रहे हैं। लेकिन वो मैं लीगल नाम नहीं नहीं है ना? लूँगी। नहीं, दैट इज़ नॉट लीगल, लेकिन हुँ, दे दे आर आर डूइंग। डूइंग, ठीक है? हाँ, लेकिन उसमें अगेन बात ये है कि अवेयरनेस की है।
अवेयरनेस लोगों में आ गई है कि अगर मैं नर्सिंग में जाता हूँ तो मैं रुकूंगा नहीं, कोई ना कोई वे आउट निकल जाएगा। मुझे मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। मे बी कुछ और भी इसके ऊपर ज़ाहिर ख़यालात किसी के डिफरेंट हो, लेकिन लोगों में शऊर आ गया है। लोगों को पता है कि अगर मेरे बच्चे को जाना है, सिर्फ बेड साइड, लोगों को, बहुत से लोगों को नहीं पसंद होता है कि बेड साइड मेरा बच्चा काम ना करे या वो शिफ्टिंग ना करे। ये बहुत बहुत सारे फैमिली वालों लोगों की इश्यूज होते हैं कि अगर जिसकी फैमिली होती है वो नाइट शिफ्ट ना करे या वो शिफ्टिंग में ना करे, कोई एक फिक्स ड्यूटी हो जो कि वो करे और आए, जिसकी वजह से भी जो है वो लोग प्रेफर नहीं करते हैं हॉस्पिटल सेटिंग में काम करने को। और अब लोगों को शऊर आ गया है कि यार मैं 4 साल की डिग्री कर लूं, करने के बाद मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। उनके जो हॉरिजोन है वो काफी ब्रॉडन हो गए हैं, ब्राइट हो गए हैं, जिसमें वो अपने आप को फिक्स कर सकते हैं। इवन आजकल मोबिलाइजेशन, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का रोल बहुत ज्यादा आया हुआ है। आपने देखा होगा कि नर्सेस भी बाकायदा एप्लीकेशंस बना रहे हैं और वो डोर टू डोर जाके सर्विसेज दे रहे हैं। डोर टू डोर सिंपल जो इंजेक्शंस लगाने हैं, सिंपल कोई एजुकेशन देना हो, सिंपल कोई कैथराइजेशन करना हो, या कोई यूरिन बैग आउट करना हो, या कोई ऐसी कोई केयर जो कि नर्सिंग केयर के डोमेन में आता है, तो उसके लिए भी डिफरेंट उन्होंने एप्लीकेशंस बनाई हुई हैं और डोर टू डोर जाके सर्विसेज दे रहे होते हैं। तो मेरे जो मुझे समझ में आता है, ये जो सोशल मीडिया या जो सोशल जो इमेज है नर्सिंग का, वो उसकी वजह से अवेयरनेस बहुत ज्यादा आ गई है लोगों में, और वो अपना वे वे आउट निकाल चुके हैं कि मुझे नर्सिंग में जाना है तो मैं मजीद अपना टर्न आउट किस तरह कर सकता हूँ। राइट, मतलब ये कि इसमें बहुत सारी फील्ड्स हैं, वैरायटी ऑफ फील्ड्स हैं, वैराइटीज हैं, एंड बिल्कुल। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट कि हम ये कह सकते हैं कि इमेज बेटर हो जाएगी। जी बिल्कुल। अभी नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का पहला जो चॉइस होती है, पहली चॉइस है वो डॉक्टर, टू बी अ डॉक्टर ही है। हम्म। लेट्स थिंक अबाउट, लेट्स वेट एंड वॉच कि हमारा जो सोशल इमेज है वो कितना बेहतर हो जाता है। अच्छा, ट्रेंड्स की हम बात कर रहे थे। ट्रेंड्स में ये है कि बहुत सारे अभी ये है कि नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता कि वो बीएस करने के बाद किधर जाएँगे। मैं एक वीडियो के ऊपर काम कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने 86 डिफरेंट, जो आज तक नर्सिंग के अंदर जितने भी वैरायटी ऑफ काम हैं, जो हो सकते हैं, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, एंड सून इट विल बी पब्लिश्ड। तो उसमें ये है कि मैं बता रहा हूँ कि वो 86 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड्स हैं, नॉट जॉब्स ओनली। 86 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड्स वे यू कैन वर्क। ये ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें डॉक्टर्स भी काम नहीं कर सकते। आई डोंट नो कि हम हर चीज़ में डॉक्टर को रेफर क्यों करते हैं। ये हमारी इनबिल्ट हो चुका है हमारे अंदर कि हम उनसे बेहतर बनना चाहते हैं। दिस इज़ अगेन आवर साइकी, जो हमारी बन चुकी है, और इसको हमें चेंज करना है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर एग्ज़ाम्पल, टेकिंग योर एग्ज़ाम्पल, जब हम पीएचडी के ऊपर काम कर रहे हैं, हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, बिगर लेवल के ऊपर, वहाँ पे किसी को ये नहीं होता कि आपका बैकग्राउंड क्या है। उसका ये होता है कि आपने कितना अच्छा काम किया है, आप बायोस्टैट्स में कितना अच्छे थे, आपने एनालिसिस कितना अच्छा किया, आपने मेथोडोलॉजी कौन-सी यूज़ की है, व्हिच मेथोडोलॉजी इज़ वे बिगर देन, वे बेटर देन द डॉक्टर्स, ओके? तो वहाँ पे आके हम ये कह सकते हैं कि हमारा इमेज जो है वो बेटर होता है, एंड देन वी फील सैटिस्फाइड इन आवर लाइफ, राइट? सो रिलेटेड टू दिस अगेन माय क्वेश्चन इज़ कि आप एडवाइस क्या करती है नर्सिंग स्टूडेंट्स को? पहले तो आप ये बताएँ कि डू यू फील सैटिस्फाइड बीइंग अ नर्स नाउ? एंड देन विल टॉक अबाउट कि जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, जो पीएचडी लेवल तक स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है? एंड दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग कि यार, अभी मेरे भी कुछ स्टूडेंट दोस्त हैं, उन्होंने क्या किया कि वो मास्टर ऑफ नर्सिंग करने के बाद भी 20 years spending their life in nursing, they still feel that doctor, being a doctor was better than a nurse, and they did, वो चाइना जाके उन्होंने डॉक्टर की डिग्री ले ली, एंड दे स्टार्टेड वर्किंग इन देयर होम टाउन। एस्पायरिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या सजेस्ट करती हैं कि बीइंग अ नर्स, हाउ वुड यू फील सेटिस्फाइड later on or early in your life? तो मुबशिर, सेटिस्फेक्शन की बात तो ये तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है कि एक इंडिविजुअल अपने सेटिस्फेक्शन के लिए वो क्या चाहता है।
राइट, आइदर इट्स नर्सिंग प्रोफेशन जो उसको सेटिस्फाई करता है या फिर उसका जो माइंडसेट है वो डॉक्टर ही है। तो हुँ, अगेन दिस इज द थिंग कि जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा। मेरा राइट, तो टर्निंग पॉइंट उसी वक्त आया जब मैंने पेशेंट को केयर दी और पेशेंट से जो सेटिस्फेक्शन मुझे मिली, जो पीस मुझे मिला, वो मुझे अभी तक रियलाइज होता है। अभी तक उस जब मैं इंसिडेंट को फील करती हूँ तो आई फील सेटिस्फाइड इन माय माइंड कि मैं काफी रिलैक्स हूँ। और छोटी सी अपनी स्टोरी सुनाऊंगी। कोविड के दौरान या पूरी श्योर। फैमिली को, मेरे इन लॉ समेत, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ समेत सबको कोविड हो गया, सिवाय हुँ, मेरी हुँ, छोटी बेटी को जो कि 8 साल की अभी है और उस वक्त मेरे ख्याल से 5-6 साल की तो थी। हुँ, हुँ, और हम सब घर में थे और हम सब कोविड का शिकार थे। ओह! और सेम टाइम जो है डिहाइड्रेशन मेरे मदर इन लॉ को हुआ, फादर इन लॉ को हुआ। तो ड्रिप मैंने लगाई घर पे ही, उनको एक को ड्रिप लगाई और एक को हम ऐसे डिहाइड्रेशन के साथ ओआरएस के साथ कंटिन्यू करते रहे। और सेम टाइम डाइट के वजह से भी हम कॉन्शियस है, चीज़ों को देख रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कि हम पढ़ लिटरेचर देख रहे हैं, कुछ न्यूज़ आ रही है तो उस पर डिस्कशन चल रही है। तो मैंने अपनी बेटी से पूछा, जो कि उस वक्त 5 या 6 साल की थी, और मैंने कहा कि सबसे पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके और हुँ, क्या करोगे। क्योंकि अभी जो पॉइंट वाली बात है कि हर बच्चा या हर नर्स जो है वो अपने बच्चे को किस लेवल में देखता है। तो एक तो बच्चे की खुद की ख्वाहिश है और एक अपने पेरेंट्स की ख्वाहिश है। तो अगेन जो आपने बात की, जिस जिक्र किया कि नॉट वे टू अगेन थिंक के वो फैक्टर क्या था, वो बच्चे की खुद की ख्वाहिश की थी या पेरेंट्स की ख्वाहिश थी। हुँ, मैंने बच्चे को कहा कि आप क्या बनना चाहते हो, तो मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा, मैं आपकी तरह नर्स बनना चाहती हूँ, जो कि राइट, एट अ टाइम टीचर भी है, एट अ टाइम फिलोसोफर भी है, एट अ टाइम डॉक्टर भी है, और एट अ टाइम मम्मा भी है, एट अ टाइम पापा भी है, और एट अ टाइम फ्रेंड भी है। हुँ, ये बातें मेरी बेटी की थी। तो मैंने कहा, आपको क्यों ऐसा लगा कि मैं डॉक्टर हूँ? आपको क्यों ऐसा लगा कि मैं फिलोसोफर हूँ? आपको क्यों ऐसा लगा कि मैं टीचर भी हूँ? तो उस बच्ची ने मुझे बताया कि मम्मा, मैंने देखा कि जब बाबा बीमार थे, आपने ये किया, आपने उनको ड्रिप लगाई, वो तो पापा को तो नहीं आता, ठीक है? और डॉक्टर भी तो नहीं लगा सकते हैं ड्रिप, राइट, तो आपने ये कर लिया, तो मैं डॉक्टर बनकर क्या करूँगी? तो डॉक्टर बनूँगी तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब तो कर देगा, लेकिन इंजेक्शन तो लगा नहीं सकते हैं वो। हुँ, दीज़ वर द दीज़ वर द थिंग्स जो कि 5 साल या 6 साल की बच्ची जो मेरी वर्बलाइज़ कर रही है, और उसको ही लगता है कि जो नर्स है वो मल्टीटास्किंग है, मल्टीफेसेट उसके प्रोफ़ेशन है। वो कुछ भी कर सकता है, वो एजुकेशन भी दे सकता है, एजुकेशन कर भी सकता है, टीचिंग भी दे सकता है, टेक्निकल स्किल भी उसके साथ मौजूद है, हुँ, ठीक है ना? डेफ़िनिटली, तो ये जो चीज़ है, मेरी अपनी जो इंस्पिरेशन की मैं बात करूँगी कि ये एक बच्चे को, हमारे जनरेशन जो आ रहे हैं, उनको ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि वन्स यू आर इन विद इन दिस प्रोफ़ेशन, नाउ यू नीड टू एक्सप्लोर द वेज़ कि किस तरह से आप अपने प्रोफ़ेशन को अपलिफ्ट कर सकते हो, बजाय के टर्निंग के, हुँ, बजाय के इसको स्विच करने के, बजाय अपना प्रोफ़ेशन चेंज करने के। राइट, और आपने कहा कि मैं बच्चों को मैं क्या मशवरे दे सकती हूँ? जी, मैं सजेशन ये देती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, या जो मेरे अपने जो कोलीग्स हैं या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, और जो कुछ ऐसे भी हैं जो कि मेरे कोलीग पहले थे और अभी स्टूडेंट्स बन चुके हैं, साथ हमने पढ़ा है, एमएसएन साथ किया है, ऐसे स्टूडेंट्स भी रहे। तो उनको मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ वर्क विथ योर ओन पेस, अपने पेस से चलें, इधर-उधर ना देखें कि फलाँ ने पीएचडी कर लिया है, फलाँ हुँ, पीएचडी कर रहा है, फलाँ एमएसएन कर रहा है, इधर-उधर ना देखें। डू नॉट उससे कंपेयर योरसेल्फ विद डोंट अदर्स, कंपेयर योरसेल्फ, डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। आपका जो पेस है, आपको बेहतर पता है अपने पेस के बारे में, और अपने पेस के हिसाब से एफर्ट्स करें, हुँ, अल्लाह पे ना छोड़ें। जब टाइम आएगा मैं कर लूँगा वाली बात ना करें। अपनी चीज़ों को प्लान करें, प्लान करके चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करें। सबसे बड़ी बात, बी काइंड टू योरसेल्फ। अपने आप से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना करें परफेक्शन की। राइट, अपने आप को अपने आप के साथ काइंड रहें, अपने वर्क और लाइफ को बैलेंस करें, अपने काम को डेलीगेट करने की कोशिश करें। जो काम आपसे नहीं होता, डेलीगेट करें उसको। हेजिटेट ना हो। जिस तरह से आपने रिस्पेक्ट की बात की, जिस तरह से आपने बताया टीचर फैकल्टी के रिलेशन की बात की, उसमें ना पड़ें। हुँ, अपने आप को ओपन रखें, अपने हेजिटेशन को ख़त्म करें, अपने वर्क
लाइफ बैलेंस, वर्क और लाइफ के बैलेंस को बैलेंस करें, और बैलेंस में डेलीगेशन को लाजमी अप्लाई करें। जो काम Right. आपसे नहीं होता, से नो टू दैट वर्क, बजाय कि हर चीज अपने लेने के बजाय हर चीज अपने परफेक्शन की बात करें, अपने आप से ज्यादा एक्सपेक्ट करें और अपने आप को कोसते रहें। दिस इज ऑल द एडवाइस आई वांट टू गिव टू माय ऑल स्टूडेंट्स, कि वो अपने फ्यूचर के बारे में जरूर सोचें, सोचने के साथ साथ उसके लिए प्लानिंग करें, और प्लानिंग के साथ एक्शन करें, Right. नॉट ओनली प्लानिंग, लेकिन उसको साथ साथ एक्शन में भी लेकर आए। Wonderful. That's the wrap up with this great note कि students जो aspiring students हैं, जो PhD करना चाहते हैं, masters करना चाहते हैं, and they really want to do something for the nursing community and overall nursing. They should think about themselves, kind to themselves, or key point is do not compare yourself with others. आप हर बंदा अपने जोन में है, हर बंदा अपने जोन में ही स्ट्रगल कर सकता है. You are unique. जरूरी नहीं है कि आप सारे एक जैसे हों. With this note, thank you so much, ma'am. Thank you so much for your time. I could see that how did you schedule this time in your really busy schedule at this time, being a mother as well and a PhD scholar student at the minute. So बहुत शुक्रिया आपका, बहुत thank you. If you have any final thoughts, and then. Mubashir, thank you so much, and I really appreciate the efforts you are having for nursing profession. और जो भी आपके वीडियोस आते हैं, और डेविड का इवन मैं खुद भी इसको ऑन एंड ऑफ मेरे पास मैसेजेस आते हैं, लिंक्डइन में, फेसबुक में भी चीज़ों को मैं देख रही होती हूँ. जो आप काम कर रहे हैं, that is marvelous. That need to be appreciated, and I must appreciate your all efforts. और करना भी चाहिए, और this is the way we can give hands to other, कि वो भी uplift हों. Or this is the way we can overcome our fears, which I feel that these all are our fears and that need to be overcome. And this is the way that we can overcome fears of others, or that ultimately giving confidence to ourselves. Definitely. Thank you so much for your time. Thank you so much, Mubashir. Thank you. Thanks. Allah Hafiz. Bye. Allah Hafiz.